आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद MPPSC एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये व्यापक मंच मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली MPPSC एग्ज़ाम, साथ ही MP व्यापम द्वारा आयोजित सभी एग्ज़ाम और मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आयोजित अन्य सभी एग्जाम, चाहे MPSI हो या अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हों, सभी की तैयारी करने वाले मध्य प्रदेश राज्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए समर्पित मंच है। इसके माध्यम से आप सभी को मध्य प्रदेश राज्य विशेष की व्यापक तैयारी, साथ ही समान अध्ययन की व्यापक विषय वस्तु और करंट अफेयर्स की सभी क्लासेज आपको यहाँ पर निरंतर रूप से मिल रही हैं। प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, प्लेलिस्ट पर विषयवार आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही आप सभी के लिए एक निःशुल्क मासिक पत्रिका भी दी जा रही है। आप सभी आज़ाद MPPSC एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको हर एक मंथ की करंट अफेयर्स की मासिक पत्रिका आपको मिल जाएगी। उस मासिक पत्रिका से आप कंप्लीट, आपका मासिक निःशुल्क है, पूरी तरीके से पूरा मासिक करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। साथ ही यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप आज़ाद MPPSC एकेडमी के एप्लीकेशन में जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये वहीं पर आपको ये मैगजीन मिलेगी और आज़ाद MPPSC एकेडमी के एप्लीकेशन पर चैट वाला सेक्शन है। चैट वाले सेक्शन पे आप कोई भी डाउट पूछेंगे, आपको तुरंत वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी व्यापक तैयारी प्रारंभ करिए। साथ ही इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन के स्तर पर क्लासेस करिए। आपको सभी क्लासेस यहाँ पर निरंतर मिलेगी। जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलें। साथ ही मध्य प्रदेश के सभी छात्रों को तक इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाइए ताकि सभी छात्र जुड़ करके इस मंच का व्यापक जो है इससे तैयारी कर सकें और अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर बढ़ सकें। चलिए तैयारी प्रारंभ करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है और रसिया यूक्रेन युद्ध में रूस के ऊपर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि रूस युद्ध को बंद कर दे। सभी चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए, कई सारे देशों ने अपोज किया और रूस चाह रहा है कि यूक्रेन कैसे न कैसे करके सरेंडर कर दे और इस बात के लिए तैयार हो जाए कि नाटो को वो आज के बाद भूल जाएगा, अब नाटो याद नहीं रखेगा। लेकिन नाटो से यूक्रेन का प्यार बड़ा गाढ़ा है, बड़ा मुश्किल है वो छोड़ पाना। तो अभी युद्ध चल रहा है, पूरा विश्व प्रयास में है कि युद्ध कैसे भी रुके। तो अभी रूस के द्वारा एक ऐसा कृत्य किया गया है जो कि बड़ा अमानवीय था और उस अमानवीयता को लेकर के रूस को निलंबित किया गया है एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था से, जिस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। वहाँ से रूस को निलंबित कर दिया गया है। तो आप जो पीछे दृश्य देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा का है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। लगभग 193 देश थे। 193 देशों में से 93 देशों ने रूस को जो है इस कारण से जो है उसके खिलाफ मत दिया कि अब इसको हटा दिया जाना चाहिए मानवाधिकार परिषद में, क्योंकि अभी हाल ही में आपको देखा कि बहुत सारी ऐसी सैन्य कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं जिसमें व्यापक नरसंहार हुआ है। जिसमें से सबसे बड़ी जो आप लोगों ने देखा कि कीव के पास एक शहर है बूचा शहर। तो बूचा शहर में सैकड़ों शव मिले हैं, सामूहिक कब्रें मिली हैं, बड़े स्तर पे जो है नरसंहार हुआ है। तो बूचा शहर की जो घटना हुई है उसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा जो है ये रसिया को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आप जो है इसके बारे में अब 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जो कि विश्व भर में मानवाधिकार, जितने भी मानवाधिकार से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उन सभी मुद्दों को संरक्षण करने का प्रयास करता है और यदि कहीं पे भी मामले होते हैं तो उन मामलों को उठाने का प्रयास करता है। इसका गठन कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का? कब हुआ था गठन? 2006 में इसका गठन किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। सबसे पहले, इससे पहले जो संस्था थी वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नाम से थी। ठीक है, और अभी जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अब कन्वर्ट हो चुका है। तो ये एक आपका अंतर सरकारी निकाय है और इसका जो कार्यालय है, मुख्यालय है, कहाँ मुख्यालय इसका? जिनेवा में ही इसका मुख्यालय है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो रसिया को अभी बाइकआउट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा।
और टोटल इसमें 47 सदस्य होते हैं। 47 सदस्यों से मिलकर के ये संस्था बनती है आपकी, और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है 47 सदस्य देशों को जोड़ करके इस बॉडी को बनाती है, इस बॉडी का निर्माण होता है। तो अल्टीमेट इसका गोल क्या है? हाँ बिल्कुल, युद्ध में मानवाधिकारों का बिल्कुल, देखिए युद्ध के नियम होते हैं, युद्ध के नियम होते हैं, और युद्ध का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी हद तक चले जाएंगे। मानवाधिकार वहाँ पे आम सिविलियंस को मारना युद्ध के लिए अलाउ नहीं होता है। आप सैन्य ठिकानों पे ही आपको वो करना है, सिविलियंस एरिया को आपको वो नहीं करना। लेकिन युद्ध में होता फिर सारी चीज़ें होती हैं होने को, जब एक स्थिति आ जाती है। अमेरिका जैसे देशों ने तो परमाणु बम तक छोड़ा था, है ना। तो मतलब ये प्रयास होता है कि आपको मानवाधिकारों को नहीं कभी भी ताक में रख देना है। ठीक है, तो युद्ध में जो रसिया ने तो युद्ध इसको स्वीकार ही नहीं किया ना। रसिया तो अभी भी कह रहा है कि हम एक विशेष अभियान चला रहे हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम के कारण है, हम पीस कीपिंग के लिए काम कर रहे हैं यूक्रेन में। वहाँ पे जो विद्रोही संगठन है उनकी समस्या के समाधान के लिए कर रहे हैं। अभी तक रसिया ने युद्ध करार नहीं दिया इस पूरे मैटर को। रसिया के हिसाब से ये युद्ध नहीं चल रहा है, ये विश्व के अन्य देशों के हिसाब से युद्ध चल रहा है। सबको भोला समझता है ना रूस, सबको लगता है सब भोले वाले लोग हैं, इनको नहीं। हाँ किसका? हाँ देखो, रूस अमेरिका युद्ध लड़ रहा है, सही कह रहे हैं आप। तबाह इसमें मोहरा बनाया गया यूक्रेन को। देखो, जब आपातकालिक शक्तियां अभी लगी हुई हैं, अभी तो इमरजेंसी का टाइम चल रहा है, और ऐसे में जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाती वहाँ पे नागरिकों के कोई राइट्स थोड़ो ना इस समय। ठीक है, बात सही कह रहे हैं आप कि युद्ध की स्थिति में ढकेलने का काम यूक्रेन के उसने किया है। लेकिन अल्टीमेट एक चीज़ समझिए कि वहाँ के नागरिकों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना है। जब देश आ जाता है ना तो सब कुछ फिर एक तरफ हो जाता है सबके। अब देखो, वहाँ के नागरिकों के दिमाग में बात बैठी हुई है कि रसिया ने इन्वेड किया, रसिया ने आक्रमण किया है, रसिया इस युद्ध के लिए जिम्मेदार है, और वो आज से नहीं इस चीज़ को झेल रहे। 2014 में क्रीमिया का मामला था, है ना, जब समझते ना कि देश के साथ ये हो रहा है कि लगातार ही आप दबा रहे हैं, तो उस ऐसी स्थिति में फिर एक एंटी रसिया माहौल बना हुआ यूक्रेन में, और ऐसे में वो मर जाएंगे लेकिन वो अपने देश का साथ देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। पलायन तो वो तो फिर आवश्यकता है भाई, सिविलियंस है, पलायन तो करेंगे, ऐसा नहीं कि पलायन नहीं होगा, पलायन भी होगा, लड़ने वाले लड़ेंगे भी। दोनों तरीके के देश में लोग होते हैं, कुछ पलायन भी कर जाएंगे। लेकिन यूक्रेन के लिए दिल धड़क रहा है उनका, नहीं तो अभी तक वो इसका अपोज करते और कई सारे आवाज़ उठने भी लग गई है। लेकिन अभी उनका कोई महत्व नहीं है जब तक युद्ध शांत नहीं हो जाता। देखो, ये ईगो की कहानी होती है। अब ये ईगो में चला गया मैटर, ठीक है, और ईगो कई बार तबाही का कारण भी बन जाता है दोनों के लेकर के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, उससे रशिया को बाहर कर दिया गया है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी था, इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर्स जो आपका है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, और ये करंट अफेयर्स है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी नार्डिक देशों के शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। दूसरा नार्डिक शिखर सम्मेलन अभी हुआ था। क्या हुआ था अभी? दूसरा नार्डिक शिखर सम्मेलन। क्या है दूसरा नार्डिक शिखर सम्मेलन, कहाँ पे हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। देखिए, पहला नार्डिक शिखर सम्मेलन जो था, इसके पहले जो है, अब ये मेन अल्टीमेट गोल क्या है कि हम भी चाहते हैं कि जो है किसी तरीके से भारत जो है इन नार्डिक देशों के साथ संबंधों को बना सके, और आर्कटिक वृत्त क्षेत्र के साथ साथ भारत की विभिन्न समस्याओं के समाधान में हम काम कर सकें। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ समझना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज्योग्राफी व्यू पॉइंट से इस पूरे करंट अफेयर्स को लूँगा। दूसरा नार्डिक शिखर सम्मेलन में सबसे पहली बात आती है नार्डिक देश। नार्डिक देश से पहले बात आती है स्कैंडिनेवियाई देश, कि स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं। तो पहले तो आपको ये 3 याद कर लेने हैं। यहाँ पे ये स्कैंडिनेवियाई देश हैं, ये 3 याद कर लेने हैं। ये 3 स्कैंडिनेवियाई देश हैं। स्कैंडिनेविया, इसको स्कैंडिनेविया वो बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप।
तो 3 देश आते हैं इसमें, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है। अब जब बात आती है कि नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं, तो 2 देश और प्लस कर देने हैं इसमें, फिनलैंड और आइसलैंड। इन 5 को मिलाकर के ये नॉर्डिक देश के तौर पे हैं। ठीक है। तो अभी जो है 4 मई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन गए। सबसे पहले जर्मनी, फ्रांस और फिर इसके बाद डेनमार्क की 3 दिवसीय यात्रा थी। तो 4 मई को जो है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में दूसरे नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और देखिए ये शिखर सम्मेलन 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कारण क्या है, यूक्रेन रसिया जो है युद्ध चल रहा है इस दौरान, तो एक जो है यूरोप अपने आप में कह सकते हैं अस्थिरता के माहौल में है। इससे पहले 2018 में स्टॉकहोम में जो है पहला नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो पहले 2018 में हुआ था, इसके बाद जो है ये 2000। तो भारत नॉर्डिक देशों के बीच में प्रगति को लेकर के समीक्षा की गई और साथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नॉर्डिक देश हैं, नॉर्डिक कंपनियों को ये कहा गया कि भारत की सागरमाला परियोजना और इसके साथ ब्लू इकोनॉमी मतलब जो आपका समुद्री क्षेत्र है भारत का, उसमें निवेश करने के लिए आमंत्रित किया कि आप आइए हमारे बंदरगाहों और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़िए। साथ में भारत आर्कटिक क्षेत्र में चूंकि रुचि ले रहा है, आर्कटिक वृत्त में चूंकि बहुत सारे संसाधन है और आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन अनुसंधान जैसे कार्यों के लिए क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्डिक देश और भारत की साझेदारी पे चर्चा की गई। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्कटिक नीति जो हमारी है एक साझा नीति है और हम लोग मिल करके इस नीति का आपस में एक अच्छी रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि नॉर्डिक क्षेत्र के जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू पे हम आपस में मिल करके काम करें। ठीक है। तो एक तरीके से पूरे की पूरी बात थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है जिसको लेकर के भारत इस समय सबसे ज़्यादा प्रमुखता दे रहा है वो क्या है, हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में हम एक सदस्य देश के तौर पर के उभरें। तो ऐसे में नॉर्डिक देशों के सहयोग को लेकर के भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बात की गई। ठीक है। तो नॉर्डिक देशों ने इस चीज़ को लेकर के प्रतिबद्धता जताई कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक महत्वपूर्ण सदस्य देशों के तौर पे होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा 2024 तक भारत और नॉर्डिक देशों के साथ जो है भारत ने ये महत्वाकांक्षा अपनी व्यक्त की है कि हम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके महत्वपूर्ण बातें थी। और सबसे इम्पोर्टेंट एक विषय और आ जाता है अर्थव्यवस्था, कि आपस में मिल करके हम भारत का व्यापार जो है $5 बिलियन अभी हम व्यापार करते हैं इन देशों के साथ, अब हम इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और FDI निवेश और इन चीज़ों के लिए भी काम करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण था, इसमें आपको ये याद रखना है। ठीक है। ये कुछ यात्रा थी। ठीक है। यहाँ पर ये कुछ यात्रा थी। ये 5 देश हैं और 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, इसके बाद आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरीन जैक्सन डिकर और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर। इस तरीके से सभी, स्वीडन के प्रधानमंत्री मैगडलिना एंडरसन और फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिस। ठीक है। इसके साथ जो है ये 5 देशों के साथ ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके स्कैंडिनेवियाई देश हैं, 3 देश ये आपके स्कैंडिनेवियाई देश हैं, याद रखना है। 5 में 2 देश आपके ये प्लस हो जाते हैं, फिनलैंड और आइसलैंड, रट लेना है इसको। एक और यहाँ पे जगह है, ये है बाल्टिक सागर, ये आपका बाल्टिक सी है। तो बाल्टिक राज्य के बारे में बताइए, बाल्टिक राज्य कौन कौन से हैं? हाँ ठीक है, मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई थी। ठीक है। बाल्टिक राज्यों के बारे में क्या सब कुछ बताया है मैंने अपने जीवन में, अभी तक कितना कुछ पढ़ा दिया आप लोगों को, बस आप लोग उसको पूरा कर लें। ठीक है। क्लासरूम में तो सब कुछ हो ही गया है ना। ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक था आपका। ये देश हैं आपके इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ये रसिया से, सोवियत संघ से अलग हुए थे तीनों देश, इसलिए इनको बाल्टिक देश कहते हैं। और कई जगह पे फिनलैंड को भी बोला जाता है कि बाल्टिक स्टेट है।
है ना। फिनलैंड भी ऊपर जस्ट जुड़ा हुआ है, ये है फिनलैंड यहाँ पे। तो ये बाल्टिक सागर से लगे हुए देश हैं। 3 ये प्रमुख देश इसको माना जाता है, ठीक है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। क्लियर है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टेररिस्ट इंडेक्स 2022 आ चुका है। आतंकवाद सूचकांक, विश्व में आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 जो है 2 मार्च 2022 को जारी हुआ। टोटल 163 देश हैं, 163 देश, 163 देश में आतंकवादी गतिविधियों का अध्ययन करना और आतंकवाद और उनके प्रभाव का तथ्यात्मक विश्लेषण करना, ये कार्य किया जाता है। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ पे होगा? हाँ, पाकिस्तान। और भी है, पाकिस्तान के भी पापा लोग हैं पाकिस्तान से भी पापा लोग, पाकिस्तान वैसे खुद पापा है पर उसके भी पापा है। एक संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, उसके द्वारा ये पूरा का पूरा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये संस्था जो है ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स जो है जारी करती है। इस सूचकांक में नंबर 1 जो है अफगानिस्तान है, सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान। अभी पाकिस्तान आएगा, रुक जाओ, पहले पाकिस्तान के पापाओं की बात करिए। नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 इराक, ISIS जहाँ पे है, नंबर 3 सोमालिया, नंबर 4 बुर्किना फासो, नंबर 5 सीरिया, नंबर 6 नाइजीरिया, नंबर 7 माली, नंबर 7 के बाद नंबर 8 नाइजर, फिर म्यांमार, फिर जाके पाकिस्तान है, बहुत लास्ट में पाकिस्तान। भारत भी है आतंकवाद से पीड़ित देश है, तो भारत का 12वां स्थान है इसमें। तो इसमें लिख लीजिए टॉप 3 लिख लीजिए और भारत की स्थिति लिख लीजिए। पिछले साल 2020 में भारत की स्थिति 8वीं थी। इस बार भारत में अब थोड़ा आतंकवाद धीरे धीरे, जब से बुलडोजर राज चला है तब से आतंकवादी भी छुप गए। सबसे पीछे नहीं है ना, टॉप 10 में तो है ही है। इसमें ये बता रहा है कि पूरे विश्व में आतंकवाद की स्थिति क्या है, आतंकवाद से प्रभावित देश कौन कौन से हैं, तो आतंकवाद की इंटेंसिटी कहाँ पे कितनी है। तो सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ आपकी तालिबान, पूरा का पूरा शासन ही चल रहा है अफगानिस्तान में। हाँ, आतंकवाद से पीड़ित देश हैं ये, प्रभावित देश। प्रभाव कितना है आतंकवाद का इन देशों में, ठीक है। तो नंबर 1 में आपका अफगानिस्तान, नंबर 2 में इराक, नंबर 3 में सोमालिया, नंबर 4 में बुर्किना फासो। कोई देश ये स्वीकारता है कि मैं आतंकवादी देश हूँ? कोई नहीं स्वीकारता है। तो आतंकवाद से प्रभावित देश हैं ये। भारत 12वें नंबर पे है। हाँ, वो सही बात है, आतंकवाद उत्पन्न करते हैं और हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। कौन? 12 इसलिए मिला कि हमारे यहाँ भी, हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं। नहीं है पीड़ित, आए दिन जो है जम्मू कश्मीर में दुनिया भर, पाकिस्तान भी पीड़ित है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ये तो कभी नहीं कहता कि मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद फैलाता हूँ। वहाँ पे आतंकवादी संगठनों के द्वारा वहाँ भी बम विस्फोट करवाए जा रहे हैं। तो आतंकवाद उसने पैदा किया है, वो जनक है आतंकवाद का, लेकिन आतंकवादी उनको भी परेशान कर रहे हैं। नहीं समझे? जैसे कि आपने भस्मासुर की कहानी सुनी है ना, भगवान शिव ने, भोले बाबा हैं, तुरंत इतने भोले हैं कि आप उनसे कुछ बोलिए तुरंत दे देते हैं। हाँ, अच्छा भस्मासुर की बात कर रहे हैं क्या? मेहनत ठीक है, लेकिन चलो भस्मासुर ने मेहनत की, उसको आशीर्वाद भी मिल गया, पर भस्म किसे कर रहा है? अच्छा, जिन्होंने दिया शक्ति उनको भी कर दे तो इस कारण से फिर विष्णु जी इसीलिए तो बनाए गए हैं प्रकृति में कि वो सबको अच्छे अच्छे की बुद्धि बांध देते हैं। फिर उसी ने खुद को भी भस्म कर लिया। देखो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब कभी आपको शक्ति मिल जाए, कभी मद अहंकार नहीं करना चाहिए। भस्मासुर को अहंकार हो गया, मद हो गया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग गया। जिसने शक्ति दी है हमेशा उसके प्रति कृतज्ञ रहिए। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, अब आप खड़े हो गए अपने पैरों से, तो आप कह रहे हैं मैंने मेहनत की है। अरे पैदा उन्होंने किया है। माँ ने 9 महीने पेट में नहीं रखता तो हवा में नहीं रहते आप, कि हवा में किसी गुब्बारे में बैठे वहाँ पे घूम रहे होते। सोचो इस बात को।
तो मेहनत आपकी नहीं है, इस बात को समझिए। भस्मासुर के पास वो जो भस्म करने की शक्ति आई वो भगवान शिव के कारण आई। भगवान शिव नहीं होते तो किसकी करता उपासना? कौन देता इतनी बड़ी पावर? तो इतनी बड़ी पावर है तो उसका दुरुपयोग करने, सृष्टि को समाप्त करने चले जाएंगे। भगवान शिव को भस्म करने की सोच का मतलब क्या है? आप सृष्टि के नियंता को ही समाप्त कर रहे हो, जो पूरा सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी आप इस चीज से बचिए कि यदि आपके पास पावर अथॉरिटी आ जाती है, ये सीख देता है भस्मासुर कि वो आप ही को भस्म कर देगी। जैसे अभी झारखंड में हुआ ना, क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? भस्म कर दिया खुद की शक्तियों ने खुद को। भ्रष्टाचार करेंगे तो एक दिन पर्दाफाश होगा और उसके बाद फिर सब खत्म हो जाएगा। कितनी पीढ़ियों का नाम डुबो के जाओगे, समझ रहे हो ना? एक आईएएस अधिकारी जेल के अंदर, सत्ता का दुरुपयोग, है ना? तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं जैसे, हाँ हाँ लिख लो, अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया, इराक, ईरान नहीं, इराक। ईरान में तो गवर्नमेंट है, प्रॉपर चल रही है बहुत अच्छे से। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, शिया गवर्नमेंट है वहाँ पे। भारत का स्थान 12वां है, ठीक है। नेपाल 34वां, श्रीलंका 25वां, भूटान 0, कोई स्थान नहीं। 93 लास्ट, भूटान में कोई आतंकवाद नहीं। चीन 67वां, चीन भी पीड़ित है, ठीक है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 28वां है, जर्मनी है, कई सारे देश हैं। चलो यहाँ पे लिस्ट होगी। नहीं, ये दूसरा कोई इंडेक्स है। ये कौन सा इंडेक्स है? एक इंडेक्स ये है, किसके पास कितना हथियार है। विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022, लिख लो। रूस के पास सबसे ज़्यादा नहीं है, रूस दूसरे नंबर पे है। डाल लो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022, ठीक है। तो नंबर एक ही है, एक ही रह सकता है यहाँ पे, ठीक है। 5 देश टॉप 5 में, नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 हम भी हैं कहीं ना कहीं पे, टॉप 5 में हम भी ना, हमारा नाम भी आता है, ये है देख टॉप 5 कंट्री। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 रसिया, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 भारत। नंबर 5 में जापान। किनके पास सबसे कम होगा? अरे भूटान, भूटान, भूटान क्या चाहते हैं? कुछ ना रखें, लाठी डंडा भी ना रखें। सबसे लास्ट में आइसलैंड, सबसे शांत प्रिय देश। तभी देखते हैं ना सब प्रसन्नता रिपोर्ट, दुनिया भर की रिपोर्ट। इसके बाद है भूटान आपका सबसे लास्ट में। नेपाल तो रखता है बकायदा, वो ये सब चीज़ों में रिस्क नहीं लेता। हाँ, फायर पावर में है वो। हाँ, तो सबसे लास्ट में आइसलैंड और फिर आपका भूटान है, ठीक है। पाकिस्तान है 90 नंबर पे, पाकिस्तान है। जापान के बाद साउथ कोरिया है देखिए, और नॉर्थ कोरिया ऐसे ही गोल गोल कूदता रहता है वो, बस उससे पावरफुल ये अमेरिका ने बना रखा है इसे। फ्रांस है, यूके है, फिर पाकिस्तान, फिर टॉप 10 में ब्राज़ील। हाँ, नॉर्थ कोरिया में है क्या? अभी वहाँ अब इस साल कोविड गया है पहली बार, आपको शायद पता हो। इस समय मास्क लगा के, पहली बार मास्क के लिए उसने बोला कि भाई सब लोग अब मास्क लगाएंगे। और वो ये नहीं कह रहे कोरोना के कारण से मृत्यु हो रही है, कह रहे हैं एक अज्ञात बीमारी के कारण से मृत्यु चल रही है। तो अभी वहाँ पे अब कोविड-19 का प्रभाव पहुँचा है, काफ़ी लोग ख़त्म हो रहे हैं उत्तर कोरिया में। अब उसको बड़ा सोचने की बात है, चाइना को वैक्सीन दे देनी चाहिए थी टाइम से, पर चीन उसने ना मांगी होगी क्योंकि बंद था, उसको लगा कि शायद
लेकिन इस बार चीन से प्रवेश कर गया कोई वेरिएंट, लीक हो गया मामला, उसके यहाँ दिक्कत है, परेशान चल रहा है उस समय बहुत ज़्यादा। चीन की भी स्थिति खराब है। इसमें 142 देश टोटल। ठीक है, नेक्स्ट ये है फायर इंडेक्स। ठीक है, ये नेपाल देखो 119वां स्थान है नेपाल का, भूटान 141वां, 142वें में आपका आइसलैंड है। नेक्स्ट है आपका बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स आ गया 2022 का, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। ये आपका निकालता कौन है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका एक सेंटर है जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, उसके द्वारा ये निकाला जाता है। ये 23 फरवरी 2022 को जारी किया गया। टोटल 55 देश थे, इसमें केवल 55 देश थे इस सूचकांक में, और भारत की स्थिति 43वीं है, 43। 2020 में हमारी स्थिति अच्छी थी, 2021 में, पिछले साल हम 40वें स्थान पे थे, इस बार 43वें में चले गए। ठीक है, 55 देशों में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वैसे भी आपको पता, अपने देश में बट्टा लगा हुआ है। टॉप 5 कंट्री कहाँ है जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सबसे ज़्यादा है? पहला है अमेरिका, दूसरे नंबर पे यूके, तीसरे नंबर पे जर्मनी। टॉप 3 लिख लीजिएगा। भारत की स्थिति बहुत बुरी है, 43वीं। हमारे यहाँ तुरंत जो है पायरेट हो जाती हैं चीज़ें, है ना। अभी आई फिर पता चला डुप्लीकेट घूम रही है, हर चीज़ में पायरेसी है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ही नहीं अपने देश में। ये क्या हुआ? ये इमेज आगे की इसमें आ नहीं रही। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट आपका कल करेंगे बाकी के जितने भी हैं। ठीक है, और कोयला मंत्रालय के द्वारा भी डेटा जारी किया गया है। एक करंट अफेयर्स आपका ये था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट था, मौद्रिक नीति आपकी जारी की गई है ना 2022-23 की, तो उसके बारे में एक अपडेट था। तो आगे अभी मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।